हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी किसके बारे में, इंश्योरेंस सर्विसेज एंड देयर प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस एंड व्हाट इज़ एश्योरेंस। Generally, the terms insurance and assurance are considered the same things, but these two are not synonyms. कि भाई हमें तो वैसे तो हम इसको कंसिडर करते हैं सेम मीनिंग है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग कभी भी सेम नहीं होता। दिस टू आर डिफरेंट इन मीनिंग दोनों का अलग है। एश्योरेंस रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर और लेटर। मतलब एश्योरेंस तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक जो भी जितने ही पैसे के हमने इंश्योरेंस कराई है, पॉलिसी ली है, वो या तो हमें सूनर जल्दी या लेटर लेकिन 100% रिसीव होगी ही होगी। बट इन केस ऑफ इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्स आ पर्टिकुलर लॉस। अगर एश्योरेंस में पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे हमें लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज मिल जाएं या बाद में मिलें। बट इंश्योरेंस में मेन प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी मींस इंश्योरेंस इज़ नॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब तक हमें कोई लॉस नहीं होगा, जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये था डिफरेंस किसके बीच, इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस के बीच। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अगर मान लो आपने करा रखा है फायर इंश्योरेंस, तो ये तो इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा कब, ओनली व्हेन ही सफ़र्स आर लॉस ड्यू टू फायर। अगर आपको फायर से लॉस होता है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी लॉस नहीं होता है तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अगर हम बात करते हैं किसकी, लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज़ का, अश्योरेंस का। बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन ईदर एट द डेथ ऑफ इंश्योर्ड और द एक्सपायरी टाइम ऑफ द पॉलिसी इस विच एवर कम्स अर्लियर। मतलब लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि या तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ होने केस में भी जो भी अमाउंट होगा उसे कंपनसेट किया जाएगा। अदरवाइज जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसने जो रिस्क कवर लिया था, मान लो 10 साल के लिए इंश्योरेंस लिया था, 15 साल के लिए इंश्योरेंस लिया था या 20 साल के लिए, तो वो टाइम पीरियड भी अगर पूरा हो जाता है तो उस केस में भी उसे कंप्लीट कंपनसेशन मिलेगा। तो ये है हमारा एश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ तभी कंपनसेशन मिलता है अगर हमें लॉस हो रहा है। बट एश्योरेंस के केस में अश्योर्ड है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, या तो सूनर या लेटर। उसके बाद बेटा आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र अ डैमेज और लॉस टू क्लेम द कंपनसेशन। जब तक लॉस नहीं होगा आप क्लेम कंपनसेट नहीं कर सकते। अश्योरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड वेदर इंश्योर्ड सफ़र अ लॉस और नॉट। अश्योरेंस में पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे लॉस हो या ना हो। द टर्म इंश्योरेंस इज़ यूज्ड व्हेन द रिस्क इज़ अनसर्टेन। जहाँ पर भी रिस्क अनसर्टेन होता है वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इंश्योरेंस। इट मे और मे नॉट हैपन। अश्योरेंस, द टर्म अश्योरेंस इज़ यूज्ड व्हेन रिस्क इज़ सर्टेन, रिस्क का पता है, एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन, कि वो तो होना ही होना है। इन इंश्योरेंस द कंपनसेशन इज़ पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन एश्योरेंस द कंपनसेशन इज़ पेड वेदर द इवेंट हैपन और नॉट। एग्जाम्पल इंश्योरेंस के फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और एश्योरेंस का एग्जाम्पल है बेटा हमारा लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के हमारे बेसिकली 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। पहले मैं शॉर्टली आपको बता दूं इनके बारे में। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली जो होता है, जो आप करवाते हो LIC से कराते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से, कि भाई जिसमें आपको क्या कहते हैं, अगर मान लो जिस भी पर्सन का इंश्योरेंस करवाया गया है, अगर उसकी डेथ उस पर्टिकुलर पीरियड, जितने पीरियड का हमने इंश्योरेंस कराया था, से पहले हो जाती है,
तो उसी टाइम उन्हें कंपनसेशन मिल जाएगा। अदरवाइज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम भी उन्हें जो भी इंश्योरेंस का क्लेम है वो या जो भी उनका अमाउंट है उन्हें पे कर दिया जाएगा। फायर इंश्योरेंस में बेसिकली एक मतलब हमने फायर से सेव करने के लिए, बचाने के लिए अपनी हमारी फैक्ट्री को इंश्योरेंस करवाया। अगर हमारी फैक्ट्री में कोई भी या हमारी कंपनी में कोई भी लॉस होता है ड्यू टू फायर तो उसका हमें कंपनसेशन मिल जाता है। मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, मतलब जो भी हमारे कार्गो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो थ्रू सी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो कोई भी उनको बीच में कोई स्ट्रॉम आ गया या किसी भी वजह से, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कैसे भी, अगर मान के चलो ड्यू टू सी अगर वो डूब जाता है या डैमेज हो जाता है या कोई भी चीज़ है, तो उससे रिलेटेड अगर लॉस होता है तो उसमें जो कंपनसेशन के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो होता है हमारा मरीन इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होता है बेसिकली कि बाई चांस मान के चलो जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस कराया अगर वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसकी बीमारी में कोई खर्चा आ रहा है या फिर उसको क्या कहते हैं लॉन्ग टाइम तक उसको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए जो भी कंपनसेशन के लिए अगर कोई इंश्योरेंस करवाया जाता है वो होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स इनको पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। द लाइफ इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क। दो तरह के रिस्क होते हैं, या तो रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, या तो मैं रिस्क है कि हम जल्दी मर जाएंगे, या रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। कैसे? जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव टू फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। भाई जिनको लगता है कि भाई देखो हम क्या पता हो सकता है हम जल्दी से डेथ ना हो जाए हमारी, तो वैसे लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली, ताकि उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। समटाइम्स पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भाई क्या कहते हैं, इन्हें लगता है कि नहीं यार इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन अगर हम आज पॉलिसी करा लेते हैं तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी जब हमारी एज होगी 60 या 65, तो उस टाइम जो पैसा मिलेगा उससे हमारी जो फैमिली मतलब जो हमारी जो ओल्ड एज है या फिर जो हमारा टाइम है वो आराम से हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी हो जाएगी। When people think of living too late, then to get some financial support during old age also, the insurance policy is taken। तो यहाँ देखो दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज इन लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है, द सम अश्योर्ड कि जितने का भी आपने इंश्योरेंस कराया है इस पेड एट द डेथ, या तो उस पर्सन की डेथ हो जाए और ऑन मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर, या तो मैच्योरिटी पीरियड पूरी हो जाए या उस पर्सन की डेथ हो जाए, दोनों केस में जो भी पहले होगा उसी टाइम जो भी अमाउंट है वो सारा कंपनसेट कर दिया जाएगा। इफ़ अ पर्सन डाइज अर्ली हिज फैमिली गेट्स कंपनसेशन अमाउंट, एंड इफ़ द पर्सन सर्वाइव्स देन ही शी हिमसेल्फ हरसेल्फ कैन गेट द पॉलिसी अमाउंट। अगर वो डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो खुद ही सर्वाइव कर रहा है तो पैसे उसे मिल जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस, इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज़ टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इसमें क्या करना होता है भाई, इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले हमें भी कुछ अमाउंट देना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, डेट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। इन रिटर्न ऑफ कंपनसेशन इज अश्योर्ड एट द डेथ ऑफ एंड द मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर। तो इसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स की, ये जो प्रीमियम अमाउंट होता है, प्रीमियम कैसे सेट किया जाता है। तो प्रीमियम के लिए कंपनी के पास आप अपने मतलब स्टैटिकल डाटाज होते हैं, मींस कि मतलब क्या कहते हैं भाई डेथ रेशो क्या है, इनलेस रेशो क्या है हमारी कंट्री में। मतलब वैसे तो इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई कौन पर्सन कितने दिन बाद डेथ होगी, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रीमियम जो होता है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेते हैं। और दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या था कि इंश्योरेंस इज़ द नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की अगर हमने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस लिए हैं तो सभी कंपनी एक साथ मिलकर कंपनसेट करेंगी। और प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन, इसका मतलब लॉस होने के बाद जब कंपनी कंपनसेट करती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का हक कंपनी का होता है। ये तीनों इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन और सबोर्गेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पे इन्हें एप्लीकेबल नहीं किया जाता। अब कुछ एलिमेंट्स हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट है कि इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कैसा होना चाहिए, एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, मतलब इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरर जो कंपनी है, ये दोनों एक दूसरे से कोई भी
डज नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज हेल्थ। मतलब इंश्योर्ड पर्सन को अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं है कंपनी से। सेकेंड एलिमेंट, फिर एक स्टूडेंट, एक बात हमने सीखी थी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जब हम पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, बल्कि लॉस के टाइम पे या मैच्योरिटी के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट नेसेसरी नहीं है। जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पर्सन अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस करा लेता है और लाइफ इंश्योरेंस कराने के बाद 2 साल के बाद उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो जिस दिन लाइफ इंश्योरेंस कराया उस दिन वो उसकी वाइफ थी, उस दिन इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट था। लेकिन 2 साल के बाद जैसे उनका डाइवोर्स हुआ, उसके 2 साल बाद उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो उस केस में जब लॉस हुआ उस टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर इज़ नॉट नेसेसरी ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बस जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। नंबर 3, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। मतलब ये कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे? द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड, डेट इज़ वाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस और द हेल्थ ऑफ द अश्योर्ड इन फिक्स्ड इन एडवांस थी। क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन लाइफ का कोई हम एस्टिमेट तो नहीं कर सकते हैं कितना लॉस हुआ है, लेकिन उसमें जो भी अश्योर्ड अमाउंट होता है उसे ही हम पे कर देते हैं, जो कि पहले से ही हमने एडवांस में फिक्स कर रखा है। अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपीज़ की पॉलिसी लेता है तो उसे एट द टाइम ऑफ लॉस 10 लाख रुपीज़ ही कंपनसेट किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बात हमारी स्टूडेंट्स फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी मीन्स इंश्योरर, प्रोवाइडर जो है, इन रिटर्न ऑफ द कंसिडरेशन प्रीमियम, जो उसको प्रीमियम मिलता है उसके बदले क्या होता है, एग्री करता है टू इंडेमनीफाई द अदर पार्टी इंश्योर्ड को ये इंडेमनीफाई करता है, एग्री करता है कि हाँ ठीक है, जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, किसकी वजह से, आपकी प्रॉपर्टी का डैमेज किसकी वजह से, ओनली बाय फायर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें टाइम फिक्स होता है कि 1 साल 6 महीने अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट, और जो भी अमाउंट हमने मेंशन किया उस अमाउंट तक वो उसे कंपनसेट कर लेगा। मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इंश्योरर एग्री है उसे लॉस कंपनसेट करने के लिए, वो जो कि किस वजह से राइज हुआ हो, ड्यू टू फायर, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। तो इसके बाद बारी आती है इसमें कुछ मेन एलिमेंट, देयर आर सम मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस ऑल्सो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब यहाँ पर एक चीज़ चेंज है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पे, मतलब पॉलिसी लेते टाइम भी और उसकी मैच्योरिटी या लॉस होने के टाइम पर भी, दोनों ही टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, ये भी गुड फेथ पे होता है कि मीन्स इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज और मटेरियल फैक्ट ऑफ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फॉर सच इंश्योरेंस इज टेकन। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होता है। मीन्स जितने अमाउंट का लॉस होगा या फिर जितना अमाउंट पॉलिसी में मेंशन होगा, मान लो पॉलिसी लिया 5 लाख की और लॉस हुआ है 3 लाख, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख पे करेगी। और अगर पॉलिसी ली है 5 लाख की, लॉस हुआ है 7 लाख, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5 लाख ही पे करेगी। और इसमें द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज़ ड्यू टू फायर, और सिर्फ जो कोजा प्रोक्सिमा की वजह से, मतलब जो हमारा वो था प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ कोजा प्रोक्सिमा, कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब लॉस फायर की वजह से हो। अगर हमारा कोई लॉस फायर की वजह से नहीं हो रहा है तो इस केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारा मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एग्रीमेंट अंडर विच द इंश्योरर undertakes to indemnify the insurance to manner and the extent hereby agreed against marine losses। मतलब मैंने बताया था कोई समुद्र में कोई तूफान आ गया या किसी भी समुद्र की वजह से, समुद्र के पानी की वजह से अगर कोई क्या कहते हैं हमारा जहाज़ उसमें डूब गया है या फिर वो कहीं फंस गया है या फिर तूफान से हमारे जहाज़ जो क्या कहते हैं उसमें लॉस हो गया है, किसी भी वजह से अगर हमारे को कोई
मरीन लॉसेस होते हैं तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी, अमाउंट कंपनसेट कर देगी। मरीन इंश्योरेंस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। और यहाँ पर इंश्योर्ड, वैसे इन केस ऑफ मरीन इंश्योर्ड कौन कौन हो सकता है, कार्गो ओनर भी हो सकता है जिसका वो शिप है, और अ शिप ओनर, और अ फ्रेट रिसीवर। ये इन तीनों में से कोई भी इंश्योर्ड बन सकता है। तो इसमें पॉइंट है हमारे 3। कार्गो इंश्योरेंस कौन सा होता है, 3 टाइप के इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस 3 टाइप का होता है हमारा। कार्गो इंश्योरेंस, दिस फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूड द कार्गो और द गुड्स, मतलब जो भी गुड्स हमने उसमें कार्गो, जो भी गुड्स हैं उसमें शिप पे, सिर्फ उसी का ही जो है हमारा क्या कहते हैं इंश्योरेंस हुआ है। और जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर्स, उनसे रिलेटेड अगर हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वो कार्गो इंश्योरेंस होता है। हल इंश्योरेंस में हो गया मतलब पूरे के पूरे शिप का इंश्योरेंस, मतलब चाहे उसमें फिर उसका क्या कहते हैं इक्विपमेंट आ गए, फर्नीचर आ गया, फिटिंग्स आ गई, टूल मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स, मतलब कंप्लीटली पूरे शिप का इंश्योरेंस होता है। बेसिकली ये इंश्योरेंस कौन करवाता है, ये इंश्योरेंस कराता है शिप का ओनर। फिर एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट होता है हमारा किराया। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मैनी केसेस ओनर ऑफ गुड्स पे द फ्रेट ओनली व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स इज सिक्योर्ड ऑन द हार्बर। मतलब अगर मान के चलो उनको अपने गुड्स की डिलीवरी मिल जाएगी तो ही वो अपने फ्रेट को पे करेंगे, अदरवाइज वो फ्रेट को पे नहीं करते हैं। इफ़ द शिप इज़ लॉस्ट इन द वे और डैमेज्ड और थेफ्ट, देन शिपिंग कंपनी लूज द राइट ऑफ टेकिंग फ्रेट। अगर मान के चलो रास्ते में कहीं वो शिप खो जाता है या वो डैमेज हो जाता है या फिर हमारे जो सामान उसकी चोरी हो जाती है, तो उस केस में जो कंपनी है वो फ्रेट नहीं मांग सकती, किराया नहीं मांग सकती। हायर इस इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉसिंग फ्रेट। इसके देर आर सम मेन एलिमेंट्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। एट द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन विच इंश्योरेंस इज टेकन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, मतलब कि जो भी अमाउंट जितने अमाउंट का लॉस हुआ है या फिर जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कराया था, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ वही अमाउंट पे करेगी। और कंपनसेशन पेड होगा सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू सी पर्ल्स, मतलब अगर कोई हमें क्या कहते हैं मरीन से रिलेटेड, सी से रिलेटेड ही अगर कोई लॉस हो रहा है तो ही हमें उसका जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस। अगर मान लो कि चलो इंश्योर्ड है वो बीमार हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी उसके मेडिकल एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट के लिए कोई इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। वो हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर्ड अपने खुद का भी ले सकता है और अपनी फैमिली का भी ले सकता है, जिसमें फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज इट प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज: बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल सप्लीमेंट्स एंड डिसेबिलिटी इनकम। तो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या होता है कि इसमें क्या कवर करते हैं कि जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का या डॉक्टर का जो एक्सपेंसेस होता है उसे इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। मेजर मेडिकल एक्सपेंस में मान के चलो कोई भी हमारी कोई सडन डिजास्टर या फिर मान के चलो किसी को अटैक आ गया या कोई उसकी बीमारी है उससे रिलेटेड उसको कोई मतलब क्या कहते हैं ट्रीटमेंट करवाना, तो उससे रिलेटेड सभी जो कॉस्ट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। लॉन्ग टर्म्स हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो एल्डर एज मतलब जो ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके लिए हमें क्या होता है कि नर्सिंग होम चार्जेस, मतलब नर्सिंग होम के चार्जेस होता है। जैसे मान के चलो हमने घर पे ही 2 नर्सेस रख ली, हमारे जो भी हमारे घर में जो भी एल्डर है, ज़्यादा सबसे बड़ा है एज वाला पर्सन है, उनको उनकी देखभाल के लिए तो उस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। मेडिकल सप्लीमेंट, इसका मतलब इट फिल्स द गैप ऑफ मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मतलब इसमें मेन होता है कि जो मेडिकल सप्लीमेंट होता है, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं, दवाइयों का खर्चा, आप हॉस्पिटलाइज तो थे लेकिन हॉस्पिटल से घर होके ठीक होके आगे, लेकिन आपको 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक, 2 महीने तक वो जो मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो खानी है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक कॉस्ट आती हैं वो इंश्योरेंस कंपनी
कवर करेगी। डिसेबिलिटी इनकम, मान के चलो आप बीमार हो गए हो, मतलब जो इंश्योर्ड है वो बीमार हो गया है और वो उसका इनकम का जो लॉस्ट हो रहा है, जो उसका इनकम का मतलब वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और वो अपनी कंपनी में जहाँ पर भी वो जॉब करता है वो नहीं जा पा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोई लॉस होगा उसे भी जो क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी अगर कंपनसेट करती है, तो ये वाला इंश्योरेंस कौन सा होगा हमारा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, मरीन इंश्योरेंस में डिफरेंस। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स मीनिंग पता चल जाएगा, जैसे आप इनका मीनिंग आपको आता है, इनके सभी बेसिक एलिमेंट्स आपको मेन एलिमेंट्स पता है, तो आप इनमें डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर इंश्योरेंस इज़ ह्यूमन लाइफ, फायर इंश्योरेंस में फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट्स, और मरीन इंश्योरेंस में शिप, कार्गो या फ्रेट। एलिमेंट, प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और इन्वेस्टमेंट भी। फायर और मरीन इंश्योरेंस में सिर्फ हमें क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम, इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मस्ट है, एट द टाइम ऑफ लॉस उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेंस लेते टाइम भी और इवन एट द टाइम ऑफ लॉस दोनों ही टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मस्ट है। बट इन मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ लॉसेस ओनली। ड्यूरेशन की बात करें, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ये 5 to 30 ईयर्स का होता है और फायर इंश्योरेंस 1 ईयर का होता है। मरीन इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उस टाइम का होता है, जो भी क्या कहते हैं, मान के चलो हमारा शिप चला है इंडिया से और उसको जाना है सिंगापुर, तो इंडिया सिंगापुर के बीच में हो सकता है, फिर हम 1 साल का भी इसको करा सकते हैं। इंडेमनीफाई, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई, बट इन दोनों में अप्लाई होगा। लॉस को हम लाइफ इंश्योरेंस में कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन फायर और मरीन इंश्योरेंस में उसको मेजरेबल किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस हैज़ अ सरेंडर वैल्यू बट फायर और मरीन इंश्योरेंस हैज़ नॉट हैव अ सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी अमाउंट, इट कैन बी एनी अमाउंट, इट कैन बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इट कैन बी मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ कार्गो और शिप। रिस्क, देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ सर्टेनली द डेथ और मेच्योरिटी पीरियड ऑफ गोइंग इज हैपन, मतलब ये तो होना ही होना है और कंपनसेशन कंपलसरी दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस की, तो हो सकता है इसमें कोई लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लेम आ भी सकता है और क्लेम नहीं भी आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट सर्विस इसमें आती है हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, जिसके हमारे पास 2 मेनली सर्विसेज होती हैं हमारी कम्युनिकेशन में, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज बेसिकली हमारी जो CBSE है उसने हमें डिलीट कर रखा है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्टल सर्विसेज, द गवर्नमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल प्रोवाइड्स पोस्टल सर्विसेज। तो मेन फीचर्स क्या हैं हमारे पोस्टल सर्विसेज के, ऑल द पोस्टल सर्विस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है और नेशनल और एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल्स पे वो सर्विस प्रोवाइड करती है। वेरियस, और इसके साथ साथ वो पोस्टल सर्विस के साथ साथ नाउ डेज वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज वो भी हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो हमें क्या कहते हैं ऑफर कर रहा है। पोस्ट ऑफिस हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस, जो मतलब अगर आपका कोई कोरियर सर्विस या स्पीड पोस्ट है वो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्टल सर्विस आर हाईली रिलायबल है, लेकिन देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज, स्लो इन स्पीड में स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल पे है तो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं वो इम्प्रूवड ज़्यादा, मतलब टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। एंड लास्ट इज टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर एक बिजनेस एक्टिविटी की बैकबोन। अगर टेलीकॉम सर्विस हमारे पास नहीं होती तो हम सिर्फ और बिजनेस एक्टिविटीज़ को करना तो सिर्फ हमारे लिए क्या होगा, एक ड्रीम, सिर्फ एक ड्रीम होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसमें बेसिकली हमारी सर्विसेज कितनी आती हैं, 5 सर्विसेज हमारी इसमें, मतलब 6 सर्विसेज आ रही हैं हमारी। सेलुलर मोबाइल सर्विस, जो भी आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, मीन्स इट इंक्लूड ऑल द मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा सर्विस एंड PCO, मतलब हम डायरेक्टली एक पर्सन से, चाहे वो हमारे पास हमें वॉइस मैसेज, वॉइस मतलब बात करनी है, या नॉन वॉइस है, मैसेज भेजना है, को डाटा सर्विस, इंटरनेट, जो भी हम यूज़ कर पाते हैं। रेडियो पैकिंग सर्विस, it is an affordable means of communication, it transmit information to persons even when they are mobile, मतलब
मोबाइल सर्विसेज ये हमारे रेडियो पैक जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें कि मतलब मोबाइल मतलब आप घूमते फिरते भी कहीं भी जा रहे हो तो उसमें भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। इट इज़ अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। रेडियो पैकिंग सर्विस आर अवेलेबल इंक्लूडिंग टोन ओनली, मतलब टोन के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल ओनली एंड अल्फा न्यूमेरिकल ओनली। जैसे कि हमारे सबसे पहले आते थे पेजर। फिक्स लाइन सर्विसेज, दिस आर द प्राइमरी कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो फाइबर ऑप्टिक जो भी आप अपने घरों में लगवाते हो, क्या कहते हैं ये वाईफाई, तो जो भी वायर से मतलब वायर के थ्रू कोई भी सर्विस आपके ऊपर आती है तो उस टाइप की टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, वैसे मेनली ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ही होता है ज़्यादातर, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स लाइन सर्विसेज या लैंडलाइंस के लिए। केबल सर्विसेज, these are the linkage and switch services within licensed area of operation फॉर प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे कि मान के चलो केबल नेटवर्क, आपने अपने टीवी में केबल लगवा रखा है, आपने अपने टीवी में केबल लगवा रखा है जिस पे आप कोई न्यूज़ चैनल, मूवी चैनल या कोई भी सॉन्ग्स चैनल्स आप देख सकते हो। VSAT सर्विस, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। VSAT इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, जो हमारे किससे चलता है, डायरेक्टली सेटेलाइट से। सेटेलाइट से अगर कोई भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो VSAT है। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। तो ये एक अनटरप्टेड सर्विसेज होती है, मतलब इसमें कोई भी रोक टोक नहीं आती। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड न्यूज़पेपर ऑनलाइन, न्यूज़पेपर मिलने के लिए, या फिर मार्केट रेट जानने के लिए, या फिर टेली एजुकेशंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वो भी कैसे, रिमोट एरिया, मतलब जहाँ पर हमारी जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो काम नहीं करती है। जो हमारी मिलिट्री है, आर्मी है, वो भी किस पे काम करती है, मतलब जो सेटेलाइट फ़ोन्स होते हैं तो वो भी सेटेलाइट के ही मतलब जो हमारी सर्विसेज है उसको यूज़ करती है। लास्ट इज़ DTH, डायरेक्ट टू होम, मतलब आपकी मतलब इट इज़ अ डायरेक्ट सेटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडर बाय सेलुलर कंपनीज। मतलब जैसे आपने चलो मान लो टाटा स्काई, डिश टीवी या कोई भी, मतलब जिससे आप क्या कहते हैं वो सिग्नल को कैच करके और उसको कन्वर्ट करके आपके टीवी में उसको आपको जो भी चैनल्स हैं वो आप उसमें देख सकते हो। दिस चैनल कैन बी व्यूड ऑन टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन केबल, मतलब आपको इसमें केबल की भी नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, जिसमें आपने कितनी सर्विसेज के बारे में पढ़ा। सबसे फर्स्ट इज़ बैंकिंग सर्विस, नंबर 2 इज़ इंश्योरेंस सर्विस एंड नंबर 3 इज़ कम्युनिकेशन सर्विसेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।